वेलकम बैक। अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात में एक बार फिर तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और ये है हमारा सेगमेंट मिलन एग्रो के मेहमान, जिसपे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दो मुख्तलिफ पर्सनैलिटी से और उनके सामने कुछ बातें रखते हैं, उनसे उनका जानते हैं उस बारे में कि वो उनके बारे में क्या राय रखते हैं। आज जो हमारे साथ दो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक मुआशरे पर है, उसमें बढ़ती हुई बुराइयों के बारे में है, तो उसकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे। इन दोनों का ताल्लुक मुआशरे से है और ये मुआशरे में अमन पैदा करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स में रहकर। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनीर हुसैन साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उसके साथ हमारे साथ हैं हम्माद पूनावाला, जो कि कराची के मशहूर और मारूफ ताजिर हैं और इसके अलावा ऑल सिटी इत्तेहाद ताजिर इत्तेहाद के प्रेसिडेंट भी हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। कैसा मिजाज है आपको? सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, मुआशरती बुराइयों पे बात कर रहे हैं हम, और हमारे जो मिलन एग्रो के मेहमान सेगमेंट में हम ख़ास तौर पे कहते हैं कि मिलन एग्रो के मेहमानों से होगी मुलाकात, अमन के प्याम और सलामती की सौगात। तो ये सारे जो यहाँ आ रहे हैं मेहमान, मैं सबसे पहले हम्माद पूनावाला साहब आपकी तरफ ही आऊँगा और आपसे करना चाहूँगा एक सवाल कि हम ये तो कह देते हैं बहुत मशहूर मारिफ ताजिर हैं, बिजनेस टाइकून हैं, ताजिर इत्तेहाद बरादरी के सदर हैं, रूह रवा हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि कराची शहर में एक ताजिर तंजीम की सरबराही करना आपके ख्याल में इस दौरे हाजिर में, इस वक्त में कितना मुश्किल है? क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, मुझे सबसे पहले मैं आपके जो आप लोग का प्रोग्राम है उसकी तरफ से जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मदद की, और मेरी पूरी कोशिश है कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आराम किया जाए। और आपको पता है कि इबादतों का महीना होता है, तो पहले तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी और इसके अलावा प्रोग्राम्स में भी काफ़ी जाना होता था। तो ये मेरा ख्याल रमज़ान का मेरा पहला प्रोग्राम होगा, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। तो एक दोस्त है, उन्होंने मुझे इन्विटेशन दी तो मैं आया यहाँ पर। ताजिरों की जो तंजीमें हैं, दीगर तंजीमें हैं, काफ़ी चीज़ें मामलात रहे हैं, लेकिन जो माजी में जो मुश्किलात थी, मैं समझता हूँ अब जो है ये सियासत जो है बिज़नेस पॉलिटिक्स पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। पहले जो हालात थे, अब कुछ 2-4 दिन में वापस से चीज़ें जो है वो ख़राब हुई हैं। आज ही हमारे पास एक भत्ते की कंप्लेन आई है। तो खैर ये टॉपिक तो नहीं है आपका, लेकिन हमें बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी पे चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अब लोग कह देते हैं कि बिजनेस टाइकॉन्स हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन हमें जिन चीज़ों को फेस करना पड़ता है फ्रंट पे आके, तो हमारे पास तो कंप्लेनर अपनी कंप्लेन करके पीछे हट जाता है। हमारे पास तो मुख्तलिफ इदारे वाले आते हैं, कहते हैं कंप्लेन करो। अफसरान जो आपको पता है कि वक्त के हिसाब से चेंजेस होती रहती है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई डिफेंसिव होता है। तो जो एग्रेसिव होते हैं उनके साथ हमने एक अच्छा वक्त गुजारा, हमने चीज़ों को क्लियर भी किया सब चीज़ों को, लेकिन जब वो एलिमेंट्स दोबारा ज़िंदा होते हैं तो हमारे लिए बड़ा उसमें प्रॉब्लम होता है। आपको पता है कि वो जो हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं घूम के वो वापस हमें टकरा जाते हैं। तो हमें उसके एक जो डिसएडवांटेज रहता है, कंप्लेनर जो है वो फ्रंट पे नहीं होता, हम फ्रंट पे होते हैं। तो जब बत्तों के मामला थे, हमने आप जाके ग्राउंड रियलिटी पे पता करें तो हमने बड़ा काम किया इसके ऊपर। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें रहीं, उसके अंदर भी हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रंट पे रहे। अब जो दूसरे मसले मसाइल हैं वो पूरे मुल्क के साथ हैं। मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हाईली रेट कर रही है इस वक्त इन्फ्लेशन। लेकिन जो पाकिस्तान में मामला हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन तो बढ़ गई है और जो इनकम है उसका रेशो भी साथ साथ नीचे आया है। मेरा ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो स्मॉल ट्रेड से, और जो हमारा लेबर है, जो हमारे लोग हैं और जो हमारे पास जो काम करते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो 20 से 25 हज़ार रुपये एवरेज, मैक्सिमम पे मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम पे जाके उसमें 15 हज़ार भी है। तो वो 20-25 हज़ार रुपये, अगर 25 हज़ार रुपये आप पकड़ लेते हैं तो 25 हज़ार की तनख्वाह वाला बंदा कैसे सर्वाइवल करेगा, कैसे रमज़ान के महीने में जो है वो सर्वाइव करेगा? क्या उसको ये जो रोड पे लगे दस्तरखान है वहाँ जाना पड़ेगा, या उसको लोगों के पास जाके जो है राशन लेना पड़ेगा ज़कात में? तो बड़ा परेशान है लोग, सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो जाके किसी से राशन नहीं ले सकते, दस्तरखान पे ऐसे खाना नहीं खा सकते, तो वो क्यों ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी पे जाए। देखिए, खुदा न खास्ता अगर आपके पर कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए, मुझ पे, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, और मेरे घर पे 4 बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर वो किसी वजह से भूखे रह जाएं तो मैं तो आपसे छीन लूंगा खाना, बिल्कुल ऐसा मुझे हक है, और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर लूँगा। तो उन लोगों को जाके देखें, सबसे पहले हम खुद जिम्मेदार हैं इसके। मैं गवर्नमेंट को इसका सारा का सारा इसके ऊपर नहीं देता हूँ, ब्लेम नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हमारे बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारा पूरा माशरा जिम्मेदार है इसका।
वो लोग जाकर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से वो 20-25 हज़ार वाला बंदा क्या अपने घर का बिजली का बिल भरे, घर का किराया भरे, या अपने लिए रमज़ान की तैयारी करे, या राशन डाले, बच्चों को स्कूल पढ़ाए। लेकिन जो ये मिडिल क्लास है ना और लोअर क्लास, यहीं से आपके बच्चे जो है वो अफसरान बनते हैं, पुलिस में जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, मैं अपने बच्चे को पुलिस में नहीं भेजूंगा, मैं अपने बच्चे को किसी जाके किसी इदारे में, किसी गवर्नमेंट इदारे में जॉब नहीं करवाऊंगा। ये लोअर क्लास मिडिल क्लास लोगों के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। लेकिन आपका सिस्टम जो माशरा है, तालीम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। वहाँ से बच्चे जो हैं वो, आपको पता है कि इस वक्त मिनिमम जो है वो फीसेस अच्छी, मेरा क्योंकि मैं डिफेंस में रहता हूँ, मेरे बच्चे वहीं पढ़ते हैं, वहाँ मिनिमम फ़ीस जो मैं भी अभी एक मेरा छोटा बेटा है उसकी एडमिशन के लिए हम देख रहे थे, तो मिनिमम फ़ीस ही 25,000 रुपये। क्या 25,000 की तनख्वाह वाला बंदा अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़वा सकता है? और जो 2-3 हज़ार रुपये की जो स्कूल की फ़ीसें होंगी, क्या उस बच्चे में वो कैलिबर आएगा कि वो अच्छा एक इंसान बन के निकलेगा इस माशरे के लिए? तो हम जो जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, तो मेरा ख्याल है हमारा फ्यूचर भी जो है वो बहुत बुराई की तरफ है। इसमें बड़ा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और मैं तो मीडिया को कहूँगा कि मीडिया भी आप अपने चैनल के जहाँ आपको मौका मिले, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है, तो आप लोगों को शऊर दें कि सबसे ज़्यादा देखिए ये ट्रेंड जो चला हुआ है दस्तरखानों का, आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जैसे कारोबार की बात चल रही है, तो मैं डॉक्टर मुनीर साहब की जाने पाऊंगी और मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन उनका एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि कारोबार के लिए एक अच्छा खासा सरमाया बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये बात सच है, या वो बहुत थोड़े से अमाउंट में भी कुछ कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और कुछ कहने का मौका दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि बरसबीर तज़किरा मैं कह दूं कि आपका प्रोग्राम मैं रोज़ाना देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं सलीमान साहब और मिस नूर फातिमा। अच्छा, मेरा कहना यह है कि बेसिकली कारोबार के लिए हम चूँकि एक डिपार्टमेंट चला रहे हैं जहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि बिज़नेस कैसे करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को आमतौर पर कहा जाता है कारोबार साजी, या फिर एक ऐसा इल्म जो जिससे आप बच्चों को रिस्क टेकर्स बनाते हैं कि वो बिजनेसेस करें। तो हम बच्चों में ख़ास तौर पे ये रुझान पैदा करने की कोशिश करते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, सरमाया इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका आइडिया, बिजनेस आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए। जब आपका बिजनेस आइडिया अच्छा होता है तो आपके पास फंडिंग खुद आती है, इन्वेस्टर्स खुद आते हैं, कहते हैं भाई आपका आइडिया अच्छा है तो आप उसको लेके चलें। तो यस, सरमाया या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसके लिए कैपिटल है दैट इज़ रिक्वायर्ड, वो ज़रूरी है बिल्कुल, लेकिन उसके साथ आपका आइडिया, बिजनेस आइडिया अच्छा होना चाहिए। होता यह है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेस मॉडल्स हैं। एक बिज़नेस मॉडल जो पुराना हुआ करता है, ट्रेडिशनल होता था, वो ये होता था कि पहले बहुत सारा पैसा जमा करें, बिज़नेस प्लान्स बनाएं और उसके बाद किसी बिज़नेस की इब्तिदा करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तारिक रोड पे अगर कोई बुटीक खोलना चाहता हूँ, मुझे पहले एक शॉप खरीदनी पड़ेगी, हो सकता है मुझे 50 लाख की मिले या फिर 1 करोड़ रुपए की मिले, उसको मुझे रेनोवेट करना होगा, फिर मुझे वहाँ स्टाफ रखना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ये तसव्वुर करता हूँ मुझे 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की मुझे अमाउंट चाहिए, उसके बाद फिर मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इस तरह हुआ करता था, लेकिन अब जो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। जैसे स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल जो है यूएस रैंकिंग में नंबर 1 पे बिजनेस स्कूल आता है, तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। वो ये कहते हैं कि बताते हैं कि बिज़नेस जो है बेसिकली एक स्किल है, एक फ़न है, और वो फ़न जो है ना, वो फ़न जब तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं करते उस वक्त तक आपको आता नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करना ये वो चीज़ नहीं जो हम किताबों से सीख लें। बिल्कुल इस तरह जैसे हम पानी में स्विमिंग सीखते हैं, जब तक हम पानी में डुबकी नहीं खाएंगे हमें स्विमिंग करना नहीं आएगा। बिल्कुल यही चीज़ जो है बिजनेसेस के लिए भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आइडियाज़ तो हमारे सबके जहनों में आते हैं। फॉर एग्जांपल जब ऑफिस से लेके मैं घर तक आता हूँ, पता नहीं कितने बिजनेस आइडियाज़ मेरे जहन में आ रहे होते हैं, और हर शख्स के आते हैं। क्रिएटिविटी अल्लाह ताला ने सबको दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक बिजनेसमैन में और एक जनरल एक नॉन बिजनेसमैन में फ़र्क ये होता है कि बिजनेसमैन स्टेप ले लेता है, वो एक रिस्क लेना जानता है। तो रिस्क टेकिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिल्कुल, सरमाया भी बाद में आता है, आपके बड़े बड़े बिजनेस प्लान्स भी बाद में आते हैं। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि आप छोटे पैमाने से बिजनेस स्टार्ट करें, बिल्कुल उसको टेस्ट करें आइडिया को। फॉर एग्जांपल ये कि मुझे शॉप कोई खोलनी है, कपड़ों की शॉप खोलनी है, तो बजाय इसके कि आप 1.5 करोड़ रुपए एकदम लगा दें, आप ये करें पहले उसकी बिजनेस टेस्टिंग करें। आप थोड़े से उसके कुछ सैंपल्स ले लें, उसको बेच के कस्टमर फीडबैक लें, और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या मुझे आगे बिजनेस करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, और उसके बाद फिर आप बिजनेस को लेके आगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीर साहब। मैं अब आपसे अगला सवाल करूंगा, वो ये है कि आप माशाल्लाह कारोबार सिखा रहे हैं,
इंतहाई माजरत कि ये हमारा अलमिया है कि और दीगर तमाम शोबों की तरह कारोबार वाले शोबे में भी, तिजारत वाले शोबों में भी माशी बुराइयां बहुत बढ़ती जा रही हैं। एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में ना नफ़े का ना घाटे का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता। इन हालात में आप जिन नौजवान नस्ल को कारोबार करना सिखा रहे हैं, तो क्या उनको अखलाकी तालीमात भी दी जा रही है? नाप तोल में कमी हो रही है, मिलावट हो रही है, सस्ती चीज़ महंगी करके बेची जा रही है। आपकी तदरीस में इन चीज़ों का क्या ख्याल रखा गया और आप इनको किस तरह कवर करते हैं और किस तरह बच्चों को बताते हैं कि असल तिजारत क्या है? जी बुनियादी तौर पे बात यह है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी चीज़ की लर्निंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है तालीम और दूसरा होता है तरबियत। बेशक। तो एक जो इंस्टीट्यूट होता है उसको ये तमाम दोनों जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। तालीम के मामले तो हमें नज़र आता है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर तालीम दे रहे हैं और बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। मतलब हम कमोबेश उनका मैार में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये कि तालीम सब तमाम दे रहे हैं। लेकिन तरबियत का एक ऐसा शोबा है जिसमें हमें मेरे ख्याल से काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तब तमाम लोगों पे इसकी ज़िम्मेदारी आती है, स्कूल्स के ऊपर आती है, कॉलेज पे आती है, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आती है कि हम उनकी तरबियत बच्चों की अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, तालीम में ये होता है कि तालीम सीखने के लिए आपने कुछ स्पेंडिंग की, फ़ीस पे की और आप जाके वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। तालीम में ये होता है कि आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च करें, थोड़ा जहन लगाएं, आप कोई चीज़ सीख लेते हैं। तरबियत में एक चीज़ से गुजरना पड़ता है जो हमारी ट्रेनिंग में, जिसको हम मजहबी ज़ुबान में तज़किया कहते हैं, उसमें एक तकलीफ़ होती है, उसमें एक पेन होता है, हमें उसे फ़ील करना पड़ता है। तो तरबियत वाला जो अमल है ना, वो थोड़ा तकलीफ दे होता है, बेशक हमें उससे गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि चूँकि हमारे, अगर हम तालीमी इदारों की भी बात करें तो उसमें ये चीज़ थोड़ी सी है कि वहाँ पर जो बच्चों की लर्निंग वाला जो एस्पेक्ट है, तरबियत का जो एक एस्पेक्ट है, उसमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी या मिल जाएंगी तो फिर एक अच्छा ताजिर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और मैं जाऊँगी हम्माद पूनावाला की जानिब, और मैं जानना चाहूँगी सर आपसे, क्योंकि आपने जो अपनी तमाम तर बातों में तस्करा किया, हालात के ऊपर जो बातचीत हुई है, जो आपने सैलरीज की बात की कि 25,000 एक मैक्सिमम अमाउंट आप बता रहे हैं एक मुलाजिम की तनख्वाह का, कि इतना अमाउंट होता है। ये तमाम तर हालात जो हम देख रहे हैं, क्या आपको इन तमाम तर हालात को देखते हुए उम्मीद की कोई किरण नजर आती है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे, अंडर कंट्रोल में आ रहे हैं मामलात, या फिर नहीं आ रहे अभी तक? देखिए, वो कहते हैं ना, जैसे आवाम में वैसे हुक्मरान है। अनफॉर्चुनेटली जो है वो जो चीज़ें हो रही हैं, अभी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो मैं बात कर रहा था कि मेरा नहीं ख्याल है काफ़ी अरसे से जब से हमने वो संभाला है और बिज़नेस पॉलिटिक्स में आए, इतनी अच्छी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी किसी गवर्नमेंट को नहीं मिली जो इनको मिली है। इनके पास कोई अपोजिशन सिवाय शायद चंद एक दो पार्टीज़ के, इनके पास कोई अपोजिशन नहीं है। तो मतलब वो कहते हैं ना, खुला मतलब मैदान में खेलना अकेले, तो बगैर फील्डर के खेलना, बैटिंग करना, वो वाला इनकी जो है वो सिचुएशन है। और उसके अंदर भी अगर ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते हैं, और देखिए आप किसी भी चीज़ की जो स्पेशलिटी जो हो ना, जब तक उसकी तरफ ना जाए ना, तो फिर वो चीज़ें जो ख़राबी की तरफ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो अभी तक स्मॉल ट्रेड को साथ लेके नहीं चले। तो जब तक वो स्मॉल ट्रेड को साथ लेके नहीं चलेंगे, वो जब तक ये मानेंगे नहीं कि स्मॉल ट्रेड जो है वो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स में, हमारे सिस्टम में, तो तब तक जो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अभी तक उन्होंने किसी भी ऐसी बिजनेस कम्युनिटी को लूप में नहीं लिया। ये जो भी फैसले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जो फ्लक्चुएशन आ रही है, चाहे वो डॉलर्स के अंदर हो गई, चीज़ों के ऊपर महंगाई हो गई, हम ये देखते हैं कि डॉलर ऊपर चला गया। देखिए, इसका किसी को फ़ायदा होता है और किसी को नुकसान भी होता है। डॉलर नीचे जाता है, इसका भी किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे स्टॉकिस्ट हैं जिनको अपना मटेरियल अपने पास स्टॉक करना पड़ता है, ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एजिंग करने के लिए जो है स्टॉक करते हैं, लेकिन वो जो स्टॉकिस्ट जब स्टॉक करता है, जो ज़रूरत है उसको, ताकि शॉर्टेज ना हो। जबकि डॉलर नीचे आता है, प्राइसेस नीचे गिरती हैं, जो एक आवाज़ लगती है, वो जो लोगों को नुकसान होता है उनको कोई नहीं देखता। तो ये सब चीज़ें जो अभी जो एक टेंशन की सूरत हाल है कि आज ये कह रहे हैं कि डॉलर फिर शायद नीचे आ जाए या ऊपर चले जाए, तो उसका नुकसान बड़े इन्वेस्टर्स को होता है। कौन पाकिस्तान में इस तरीके से इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। देखिए, मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो मैं जाके देख रहा हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटीज़ हमारी अब पैसा उठा कर वो बाहर भेज रहे हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स यहाँ पैसे लाने को तैयार नहीं है। आप देखें, पाकिस्तानी जाके दुबई में, दूसरे ममालिक में जाके अपने लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप देखें वहाँ पर खुला जो है वो कंपनीज जो है पाकिस्तानी जो है वो बिजनेसमैन लगा रहे। तो आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं दे रहे? एक तो सेफ नहीं है, एक तो एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल बन चुकी है कि बिजनेसमैन जो है वो डर गया है। ठीक है, हालात को देखते हुए, गवर्नमेंट को देखते हुए, पॉलिटिकल कंडीशंस भी ऐसी नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो अमल हैं,
मेरे ख्याल अजाब जो है वो हम पर नाजिल हुआ। आपने वो जो स्टार्ट में बात की थी ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपने आप का सबसे पहले एहतसाब करें अगर मुआशरे को बेहतर करना है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हम गलत हैं, सबसे पहले हम गलत हैं। लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में तो हमें खुद सोचना चाहिए कि यार देखिए दुनिया के अंदर आप जाएं। अभी मैं रमज़ान के आने से 2 दिन पहले मैं वापस आया पाकिस्तान, तो मैं एक जगह मौजूद था, मैंने देखा इतनी सेल्स, और वाकई में सेल, पाकिस्तान में जो सेल लगती है वो सेल नहीं है, ठीक है, जो बाहर मुल्कों में रमजान में सेल लगती है आप वो देखेंगे तो आप हैरत हो जाएगी आपको, प्रॉपर सेल लगती है। यहाँ तो सेल में वो चीजें बेचते हैं जो पिछले साल की पुराने स्टॉक से, कभी भी न्यू अराइवल को पाकिस्तान में सेल नहीं किया जाता, बहुत कम आपने कहीं देखा होगा। आपने बिल्कुल रमजान के महीने में सही माने में लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से भी तो हमें रिलीफ मिल रहा होता है ना इन तमाम तर चीजों पर। ऐसे ही है, देखिए ना, ये आप चाहे मिडिल क्लास ले लें, अपर क्लास ले लें, रमजान में उसका खर्चा डबल होना। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आज आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला रहा और बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिला। आज जो आप लोगों की गुफ्तगू के मुआशरे में जो बुराइयां हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं और आप ताजिर हैं, तो दोनों का जो मिक्सअप हुआ उससे हमने यकीनन बहुत कुछ जाना और हम बहुत ही ज्यादा ममनून और मशकूर हैं आपके कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। जैसे कि आपने बताया कि आपकी ये पहली ट्रांसमिशन में आप आए हैं रमजान मुबारक की, तो हमारे लिए बाइस रहमत भी है और मतलब बाइस शुक्र भी है कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ पर आते हैं। यकीनन हमारे नहीं, असल में ये बातें हमारे लिए जहमत नहीं बन सकती। हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, हर शख्स को इस मुआशरे से बुराइयां खत्म करने के लिए खुद अच्छा बनना जरूरी है। जब तक आप अच्छे नहीं बनेंगे कोई अच्छा नहीं होगा। एक बार फिर हम दोनों की जानिब से बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। वक्त की कमी है, वरना जी तो नहीं चाहता कि आपसे गुफ्तगू का सिलसिला खत्म हो, लेकिन चूंकि लिमिटेड टाइम होता है इसलिए आपका खास शुक्रिया अदा करते हुए मिलन एग्रो के मेहमानों से इजाजत तलब करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में।